हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन को और कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। हेडिंग में दो वर्ड थे, एक वर्ड था केमिकल, दूसरा वर्ड क्या था, इक्विलिब्रियम। आज के कहानी के टॉपिक में हम लोग लेते हैं, किसको पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम है क्या, इसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किस टाइम पे एग्जिस्ट करेगा और इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं। इसके लिए मैंने कल की क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि समझो तुम घर से निकले, क्लास आ रहे थे, रास्ते में कोई एक वुडन ब्लॉक था। समझो ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल है। अब जब तुम क्लास आ रहे थे, ये ब्लॉक कहीं पे भी रोड साइड में रखा हुआ था जिसका मास है, ये भी रखा हुआ है, और इसको कोई दो बच्चा खींच रहा है। एक इधर की तरफ कोई एक फोर्स लगा रहा है F, और इधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है F। तुम जब घर से क्लास को आ रहे थे तो दोनों सिचुएशन तुमको मिला। जब तुम क्लास से लौट के जब तुम जा रहे थे, तुमको दोनों सिचुएशन दिखा। किस केस में ब्लॉक मूव किया होगा, केस 1 या केस 2? किसी में नहीं मूव किया होगा। इस कंडीशन में तो कोई फोर्स नहीं है, इसलिए मूव नहीं कर रहा होगा। इस कंडीशन में इसलिए मूव नहीं कर रहा होगा, तुम अपने मन में ये सोचे होंगे कि दोनों तरफ फोर्स अगर सामान्य है, इक्वल है, तभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इस केस में कोई फोर्स नहीं था, इसलिए ब्लॉक मूव नहीं किया। इसमें फोर्स है तो भी ब्लॉक मूव नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स 0, मतलब जो एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू कितनी है, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि किसी भी ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाओ और वो मूव करे, ऐसा हो सकता है क्या? तुम कहोगे ऐसा नहीं हो सकता। अगर फोर्स लगने से ब्लॉक मूव करता तो ये भी ब्लॉक क्या कर रहा होता, मूव कर रहा होगा। अब दोनों का सिचुएशन देखो, क्या दोनों सेम ही सिचुएशन में है कि अलग अलग सिचुएशन में है? अलग अलग सिचुएशन में। पहले वाले केस में भी दोनों में एक चीज़ है जो कॉमन है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में एक चीज़ है जो अनकॉमन है। एक में फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरे में फोर्स लग रहा है। बोलो हाँ या ना। अब दूर से कोई बैठा देखेगा तो दोनों को ब्लॉक अपनी जगह पे ही दिखेगा, टाइम के साथ कोई पोजीशन में चेंज। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई एक पॉट है जिसमें तुमने क्या डाला, वाटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर इसमें टाइम के साथ चेंज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वाटर को हम लोग लेस वोलाटाइल मानते हैं। अगर थोड़ा बहुत होगा भी, मैं वो भी चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ, इवोपरेट होगा। लेकिन वाटर ऐसा तो नहीं है कि इवोपरेट हो रहा है। पता चला मम्मी तुमको खाना में ग्लास में पानी दे, जब तक खाना खत्म हुआ तब तक पानी इवोपरेट करे, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुमको ग्लास में उतना ही पानी दिखता है। मैं दूसरा एक केस लेता हूँ। यहाँ पे भी समझो एक नल लगा हुआ है, इस नलके से इसमें पानी आ रहा है। इसमें भी कुछ वाटर लेवल का होगा, यहाँ पे भी इसमें इतना वाटर है। इसमें मैं तुमको एक केस ये पढ़ा रहा हूँ कि समझो कि जिस रेट से पानी आ रहा है, समझो इसमें कोई होल है, अरे जो बकेट है वो फूटा हुआ है, पानी उसी रेट से यहाँ बाहर निकल आ रहा है। तो इस केस में बकेट भरेगा क्या? मैं तुमको सिचुएशन क्या दिया हूँ कि यहाँ बकेट में तुमने पानी डाल दिया, यहाँ पे भी वाटर लेवल कांस्टेंट रहेगा, और ये बकेट में तुमने पानी डाला, इस बकेट में कोई होल है, जिस रेट से नलके से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी बाहर जा रहा है। तो क्या इसमें वाटर लेवल बढ़ेगा क्या? तुमको दोनों केस में पानी रुका हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? लेकिन क्या दोनों केस सेम है क्या? हर केस में। यहाँ पे भी एक वो केस है जहाँ पे प्रोसेस अभी भी है, फोर्स हमेशा लग रहा है। यहाँ पे भी वो केस है जहाँ पे पानी जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से जा रहा है। लेकिन दोनों केस में तुमको रिजल्ट एक ही जैसा दिखेगा कि वाटर लेवल का हाइट सेम ही दिखेगा। यहाँ भी तुमको ब्लॉक सेम ही पोजीशन पे दिखेगा, यहाँ भी ब्लॉक सेम ही पोजीशन पे देखेगा। मतलब इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि ये बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि हर कंडीशन में तुमको एक इक्विलिब्रियम दिखेगा, मतलब उसमें कोई भी समय के साथ कोई चेंजेस नहीं होता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे भी क्या चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ ये ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी टाइम के साथ इस ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी टाइम के साथ वाटर लेवल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब वाटर लेवल, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा। और यहाँ भी टाइम के साथ इस बकेट में अमाउंट ऑफ वाटर लेवल चेंज नहीं होगा।
मतलब वैसी चीज़ें। अब तुम इसमें चेंज कैसे पता कर सकते थे कि ये ब्लॉक खिसक के थोड़ा सा आगे आ जाए, तो तुम चेंज को नोटिस कर सकते थे। इसमें चेंज कैसे नोटिस करते तुम, पानी थोड़ा या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो चेंज, मतलब वो चेंजेस जो तुम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, वो अगर समय के साथ चेंजेस ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं तो हम समझेंगे कि वो चीज़ें कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे। अब दोनों में कंडीशन में तुमको चेंजेस नोटिस नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है तो भी नोटिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है तो भी नोटिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना पानी डालना था डाल दिए तो भी चेंज नोटिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम पानी डाले जा रहे हो तो भी चेंजेस नोटिस नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे प्रोसेस रुक गया, एक बार जो प्रोडक्ट मिलना था या एक बार जो पानी लेना था ले लिए, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। इक्विलिब्रियम दोनों में। इक्विलिब्रियम किसको बोला, जिसको तुम समय के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो, वो ऑब्जर्व होना बंद हो जाए, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब ऑब्जर्व होना दो ही कंडीशन में बंद हो सकता है, या तो वो प्रोसेस ही रुक जाए या तो प्रोसेस चलता रहे लेकिन तुमको ऑब्जर्व होना, चेंजेस नोटिस होना बंद हो जाए। जिसमें प्रोसेस ही रुक जाए उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जिसमें प्रोसेस चलता तो हो लेकिन तो भी तुमको सिस्टम में कोई चीज़ नहीं दिखे उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ ना। तो अब पहले तुमको इक्विलिब्रियम समझ में आया। इक्विलिब्रियम किसी भी प्रोसेस का, नॉट ओनली केमिकल रिएक्शन का, वो स्टेट है जहाँ पे जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी चेंज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, वो चेंज होना बंद हो जाए, उसी स्टेट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप के होंगे, एक को स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक कब बोलेंगे, जब प्रोसेस ही जहाँ स्टॉप कर जाए उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक। डायनेमिक कब बोलेंगे, जहाँ पे प्रोसेस स्टॉप ना करे लेकिन चेंजेस बंद हो जाए उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक। तब बताओ इन दोनों में कौन सा स्टैटिक कौन सा डायनेमिक। ये स्टैटिक होगा, ये कौन सा डायनेमिक। ये क्या होगा, स्टैटिक, ये क्या होगा, डायनेमिक। इक्विलिब्रियम पे वापस आने से पहले एक चीज़ और समझते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे तुम पता कर पाओगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, कल इसी पे बात किए थे ना, समझो ये कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में। केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एक रिवर्सेबल, दूसरा क्या बेटा, इरिवर्सेबल। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग किस रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ जाए, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन को बोलेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इसी में एग्जिस्ट करेगा। बोलो है ना। अब समझो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुम क्या क्या चेंजेज ऑब्जर्व कर सकते हो। कल वाले लेक्चर में हमने चाय या कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था कि जब भी आप चाय बनाते हो तो मिल्क, पहले कलर कैसा होता है, जो मिल्क का कलर होगा व्हाइट होगा, उसमें आप चाय या कॉफ़ी डालो, धीरे धीरे व्हाइट कलर डिसअपियर होता है एंड ब्राउन कलर अपीयर होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि चाय कॉफ़ी डाल करके उस पर दिन भर पकाओ तो ब्राउन 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 और ब्राउन होता रहेगा। तुम कैसे समझते हो कि चाय पक गई, कि जितना मैक्सिमम ब्राउन कलर आना था उतना आ गया। पहले थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन होगा, फिर धीरे धीरे जितना उबालोगे जितना उसका मैक्सिमम कलर आएगा। अब टाइम के साथ ऐसा होगा कि उससे और ज़्यादा कलर आएगा, नहीं आएगा। तो वही एक, वो भी क्या होगा, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो गया, ये कैसे समझेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। रिएक्टेंट वो केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट होता है, रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट होता है जो टाइम के साथ कंज्यूम होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्टेंट का क्वांटिटी, रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ेगा। तो तुम अगर इसी का अमाउंट अगर तुम डिस्कस कर रहे हो, तुम अगर इसी के अमाउंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब एक टाइम के बाद रिएक्टेंट कम ही नहीं हो रहा है, तो तुम समझ जाओगे ना कि रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट बढ़ेगा, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ ही नहीं रही है टाइम के साथ। तुमको हो सकता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई कलर हो तो इसका कलर धीरे धीरे डिसअपियर होगा, इसका कलर धीरे धीरे क्या होगा, अपीयर होगा। अब एक टाइम के साथ अगर कलर डिसअपियर हो रहा है तो समझो धीरे धीरे आप कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम समझोगे रिएक्शन हो गया। अगर प्रोडक्ट का कोई कलर है, धीरे धीरे अब वो कलर कांस्टेंट हो जाए, अब उससे ज़्यादा कलर नहीं मिला, तो कलर डेंसिटी से, इंटेंसिटी से समझ जाओगे, तुम समझोगे रिएक्शन हो गया। अगर इसमें कोई टेम्परेचर का चेंज है तो जितना टेम्परेचर बढ़ना था या कम होना था हो गया, अब टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो भी हो सकता है। बोलो, अगर इसका कोई एसिडिक बेस रिएक्शन है तो पीएच जितना चेंज होना था हो गया, अब पीएच टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हो गया। बोलो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, या तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस,
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा क्या, कलर, अगर कोई कलर है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो कलर का चेंजेस। अगर टेम्परेचर का चेंज, एक जो इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का चेंज हो सकता है। अगर एसिड बेस आयनिक रिएक्शन है तो पीएच का चेंज हो सकता है। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम मतलब प्रेशर का चेंज हो सकता है। बोलो ना, यही सब कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी अगर टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो रिएक्शन हो गया। बोलो ना हाँ या ना। अब समझो अब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। हमने एक समझने के लिए एक रिएक्शन लिया, ये रिएक्टेंट है, किस में जा रहा है बेटा, प्रोडक्ट में। अब T इक्वल टू 0 पे रिएक्शन कराने के लिए हम रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट लेंगे। समझो T इक्वल टू 0 पे मैंने इनिशियली जो इसका अमाउंट लिया, समझो इसके 10 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए? सब बच्चा रिस्पॉन्ड करना। अगर मैं रिएक्टेंट का 10 मोल लिया होगा T इक्वल टू 0 पे, तो क्या उस टाइम पे प्रोडक्ट होगा क्या? सोचिए बताओ, प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं। इस टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा? 0। कहाँ जा सकता है? क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा सकता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में जाने के लिए प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना जी। तो प्रोडक्ट यहाँ पे है ही नहीं। अगर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, ध्यान से मैं अलग करके लिख देता हूँ, आर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है? रिएक्टेंट टू, तो इसको मैं बोल देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? और जब ये रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट किस में जाएगा? तो चूंकि तुम इसको फॉरवर्ड बोल चुके हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? क्या हर बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब जाएगा? जब रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तभी रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। तुम इसमें इस केस को भी समझाता हूँ, ध्यान से समझना। चलो इस केमिकल रिएक्शन को यही देखते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा, पानी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा वाला? मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, पहले ध्यान से समझना। एक टैंक है जिसमें भी पानी है, दूसरा एक टैंक है उसमें भी पानी है। इस टैंक को नाम देता हूँ समझने के लिए, ध्यान से समझना, ए। इस टैंक को नाम क्या देता हूँ? बी। क्लियर? दोनों टैंक आपस में जुड़ा हुआ है। इसको मैं एक वाल्व से या स्टॉप कॉक से इसको बंद करके रखा है। टैंक ए और टैंक बी आपस में कनेक्टेड है। दोनों में फ़र्क क्या है? वाटर लेवल अलग अलग है। टैंक ए में वाटर लेवल ज़्यादा है, टैंक बी में वाटर लेवल क्या है? कम। ना समझ में आ रहा है? इनिशियली ये जुड़ा हुआ है जिसको मैंने एक वाल्व से क्या रखा है? बंद रखा है। अगर मैं इस वाल्व को हटा दूँ तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि वाटर ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा, या वाटर दोनों डायरेक्शन में जाएगा? इस वाटर का कलर मैं ले लेता हूँ रेड। कैसा ले लूँ? और इस वाटर का कलर में कोई अदर कलर ले लेता हूँ, समझो ब्लू ले लो। बोलो हाँ ना। और ये जो स्टॉप कॉक है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। क्या कर दूँ? ये स्टॉप कॉक को मैं ओपन कर देता हूँ। अब पानी किधर से किधर जाएगा? ए टू बी या बी टू ए? अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, पानी ए टू बी जाता, तुम कभी करके ऐसा देख लेना, तो ये ब्लू कलर तुम्हें इधर दिखेगा। अगर पानी सिर्फ ए टू बी जाता तो ये ब्लू कलर तुम्हें ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तुम घर पे भी इस काम को कर सकते हो। 2 डिस्पोजल ग्लास लेना, उसको किसी भी निब से गर्म करके उसमें होल कर देना, आराम से होल हो जाता है उसमें, कोई भी डिस्पोजल ग्लास में। स्ट्रॉ लेना, कट कर देना, दोनों बोतल में कनेक्ट कर लेना। क्लियर है? एक बोतल में किसी बच्चों को बोल देना घर पे स्टॉप करके जगह उसको उंगली से दबा देना है, स्ट्रॉ दब जाएगा ना, प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ। एक तरफ बोतल में ज़्यादा पानी लेना, भर देना, दूसरी तरफ कम पानी लेना, रेड कलर ले लेना। तो पानी कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? बड़ी बोतल से लेकर के रेड कलर की तरफ। लेकिन देखना नहीं, जिधर पानी कम है उधर रेड कलर तुमने डाला होगा, तो रेड कलर जिधर पानी ज़्यादा है उधर तो धीरे धीरे तुमको अपीयर दिखेगा। बोलो ना हाँ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी दोनों तरफ जाता है, लेकिन नेट फ्लो तुमको कहाँ से कहाँ दिखेगा? ए टू बी। अगर दोनों लिक्विड का कलर अलग अलग है, दोनों लिक्विड का कलर अलग अलग है, अगर दोनों वाटर लोगे तो तुमको नोटिस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों लिक्विड का कलर अलग है तो तुम आराम से इसको नोटिस कर सकते हो। बोलो ना हाँ ना। जैसे ही T इक्वल टू 0 की बात करोगे, ध्यान से समझना, T इक्वल टू 0 कौन सा टाइम है? जब यहाँ पे जो वाल्व था वो बंद था, तो पानी ना ए टू बी जाएगा ना बी टू ए जाएगा। बोलो हाँ ना। क्या वाटर मूव करेगा? क्या नहीं मूव करेगा। अच्छा, किधर वाटर ज़्यादा है? ए में वाटर ज़्यादा है, तो ए से फ्लो करने का रेट ज़्यादा होगा,
क्यों? जब घर में भी तुम देखना कि जब टंकी भरी होती है, जब टंकी तो नल में पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे नल में पानी का प्रेशर कम होता है हम समझ जाते हैं कि टंकी खाली हो रही है, फिर आप जाके मोटर ऑन करते हो। तो क्यों भरी टंकी में नल का प्रेशर ज़्यादा होता है? तो एयर प्रेशर नहीं होता, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किसी लिक्विड जो प्रेशर क्रिएट करता है उसी को क्या बोलते हैं? और किसी भी कंटेनर में, किसी भी ट्यूब में लिक्विड का जो प्रेशर होता है, तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वो प्रेशर जो होता है P = ρHg। क्या होता है? ρHg पढ़ोगे। केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर, जो अभी नए NCERT से हटा दिया है, नहीं तो मैं भी तुमको पढ़ाता ρHg। ये क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच क्या है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, इसी वजह से ये आएगा। ये तुमको कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो जैसे ही अभी ध्यान से देखो कि एक की तरफ पानी ज़्यादा है, जैसे ही तुमने स्टॉप कॉक को ओपन किया, पानी किधर से किधर देखेगा? A to B। और A to B का रेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम T = 0 पे ही होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी चला गया तो A में वाटर कॉलम का हाइट क्या होगा? कम होगा। बोलो, तो यहाँ पे A to B जाने का रेट सबसे ज़्यादा होगा। अरे बोलना भाई, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो रेट होगा A to B वो क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि A में सबसे ज़्यादा पानी T = 0 पे ही होगा। बोलो ना, हाँ या ना? अब इसी टाइम पे B to A पानी जाने का रेट कम होगा, क्योंकि B का सबसे मिनिमम लेवल यहीं पे है। अगर कुछ टाइम के लिए भी तुम खोलोगे तो इधर पानी कम होगा, इधर बढ़ेगा। बोलो हाँ ना? और इस टाइम पे B to A आने का जो रेट होगा, इस एरो को मैं छोटा दिखा देता हूँ। ये जो रेट होगा इसका रेट को मैं क्या बोल दूँ? मिनिमम। बोलो हाँ ना? कुछ समय के बाद मैं T = T' ले लेता हूँ। T = क्या ले लूँ? अब इस कंडीशन पे क्या हुआ होगा बता? इस कंडीशन पे क्या हुआ कि इधर जो वाटर कॉलम का हाइट है वो कमेगा। बोलो हाँ ना? और इधर जो वाटर कॉलम का हाइट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो B में पानी बढ़ा या A में पानी बढ़ा? B में पानी बढ़ा। तो अब B to A जाने के लिए B रिएक्टेंट हो गया। बोलो हाँ ना? तो जब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। बोलो हाँ ना? पानी तो पहले भी B to A जा रहा था, तभी तो इधर ब्लू कलर अपीयर हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद A का अमाउंट बढ़ा ना, A का अमाउंट कम हुआ तो A का रेट कमेगा, लेकिन B का अमाउंट बढ़ा तो B का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, तो अब होगा क्या कि अब A to B का एरो, इस एरो से मैं थोड़ा छोटा दिखा देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ये रेट क्या हो रहा होगा? कम हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन B to A जाने का जो रेट है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ B में वाटर का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये R क्या हो गया? एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों कंटेनर में वाटर लेवल का हाइट क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना? जब एक टाइम ऐसा ले लिया T = T, इसी टाइम को बोल दिया T इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ? इस कंडीशन पे हाइट ऑफ वाटर लेवल बिकम क्या बेटा? इक्वल। अब पानी का हाइट इक्वल हो गया ना, तो अब जितना पानी A to B जाएगा उतना ही पानी क्या जाएगा? B to A जाएगा। जितना पानी A to B आएगा उतना ही पानी क्या जाएगा? बोलो हाँ ना? तो जितना पानी A से B जाएगा उतना ही पानी B to क्या जाएगा? A। दैट मीन्स जो रेट है इसका ये क्या हो जाएगा? इक्वल। अब तुम कहोगे सर जब हाइट इक्वल ही हो गया तो पानी क्यों मूव करेगा? ये भी तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होगा। तो कभी तुम क्या करना, कांच का एक गिलास लेना, उस पर फ्लैश लाइट ऑन करना, देखना तुमको वाटर ड्रॉपलेट्स मूव करते हुए तुमको दिखेंगे। गैस और लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा रेंडमली मूव करते रहते हैं। तुम कांच का एक गिलास लेना, अंधेरे रूम में क्या करना, एक तरफ से मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करना, उसमें तुमको वाटर ड्रॉपलेट्स, गैस मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते दिखेंगे। हमेशा लिक्विड की या गैस की टेंडेंसी होती है कि जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में हमेशा रेंडमली क्या करते हैं? मूव करते रहे। क्लियर? अब क्या होगा एक समय के बाद कि कंटेनर ए में और कंटेनर बी में वाटर लेवल का हाइट इक्वल होगा, तो अब क्या होगा? जितना पानी ए से बी में जाएगा उतना ही पानी बी से कहाँ चला जाएगा? ए में। वाटर का फ्लो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा।
लेकिन आपको अमाउंट ऑफ वाटर रुका हुआ दिखेगा। बोलो ना हाँ ना। मतलब उस पॉइंट पे वाटर का नेट मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। टाइम के साथ ए और बी में वाटर कॉलम का हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या मूवमेंट ऑफ वाटर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अगर तुम्हें ऐसा करना होगा तो ध्यान से देखना, लिक्विड मॉलिक्यूल क्यों मूव करते रहते हैं। एक ग्लास लेना, उसमें 1 ड्रॉप तुमको ये कलर डाल देना। क्या डालना? कलर डालना। देखना वो कलर मॉलिक्यूल कैसे फैलते हैं, क्यों मूव कर रहे हैं। कलर क्यों मूव करेगा? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा तभी तो उसके साथ कलर के पार्टिकल मूव करेंगे ना। और वो तब तक मूव करेगा जब तक उस कांच के ग्लास में पूरा कलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। बोलो। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा अवेलेबल वॉल्यूम में मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑक्युपाइड वॉल्यूम में मूव करते हैं या नहीं करते हैं? तो यहाँ भी तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम में मूव करेंगे नहीं करेंगे? एक ब्लू कलर का कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इधर आना चाहेगा या नहीं चाहेगा? एक अगर रेड कलर का कोई पार्टिकल इधर है तो इधर आना चाहेगा नहीं चाहेगा? तो ये यूनिफॉर्मली क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम। बोलो है ना, जहाँ पे प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं रुका लेकिन टाइम के साथ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इस इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या दोनों कंटेनर में पानी इक्वल होगा, या पानी का हाइट इक्वल होगा, या पानी का फ्लो दोनों तरफ इक्वल होगा? मैं 3 चीज़ पूछा हूँ। इस इक्विलिब्रियम टाइप पे दोनों कंटेनर में क्या वाटर का अमाउंट इक्वल होगा, या वाटर कॉलम का हाइट इक्वल होगा, या दोनों नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इक्वल होगा? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर भी इक्वल होगा, हाइट भी इक्वल होगा। और क्या अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल होगा क्या? नहीं, ये वो चीज़ है जो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। तुम कहोगे कैसे? मैं तुमको समझाता हूँ। समझना, कल्पना करो तुम कि एक तरफ हमने एक गिलास लिया, दूसरी तरफ एक हमने बकेट लिया। एक तरफ क्या ले लिया, दूसरी तरफ क्या ले लिया। अब गिलास और बकेट में सेम वाटर लेवल है तो क्या अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल होगा क्या? नहीं। वो तो कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड कर जाएगा ना, हाँ या ना। नहीं तो तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना। हमने क्या लिया, एक ऐसा ले लिया कंटेनर और दूसरा कंटेनर कैसा ले लिया। इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या इक्वल होगा, वाटर का क्या इक्वल होगा, हाइट इक्वल होगा। और इसको लो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो दोनों कंटेनर में हाइट ऑफ वाटर इक्वल होगा। अब चलो वाटर का हाइट इक्वल हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल होगा क्या? नहीं। अभी भी ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर क्या है, बी है। अब दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल हो गया तो रेट ऑफ ए टू बी, रेट ऑफ बी टू ए, दोनों क्या होगा, इक्वल। वाटर का नेट फ्लो क्या होगा, इक्वल होगा। वाटर का लेवल का हाइट इक्वल होगा। लेकिन क्या अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है अगर T इज इक्वल टू, मैं T इक्विलिब्रियम की बात करूं, बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिकम, क्या अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल होगा क्या? नहीं। तुम कहोगे हो भी सकता है और नहीं भी। क्या मेरी बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम समझ में आई? अब मैं इसी को केमिकल रिएक्शन में कहता हूँ। और ये जो कंटेनर का शेप साइज है ना, वो केमिकल रिएक्शन में वो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। क्या होगा? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के 5 मोल मिल रहे होंगे तो रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट 5 मोल बनेंगे, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। बोलो, अगर रिएक्टेंट के 5 मोल से प्रोडक्ट 1 मोल बनेंगे तो उस केस में रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। अगर रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्री ज़्यादा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्री ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। और दोनों का स्टोइचियोमेट्री इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो ना हाँ या ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब इसी को केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को समझते हैं। यही लिया था रिएक्टेंट और क्या लिया था, प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट के समझो हमने 10 मोल लिए, बोलो तो प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं। तो इस कंडीशन में रिएक्शन कुछ हो भी सकता है तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही आएगा। क्या ये रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जा सकता? नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाने के लिए प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ होना चाहिए। और इस कंडीशन में इसके 10 मोल है भाई, तो 10 से आ सकता है। इस केस में प्रोडक्ट 0 है तो आएगा क्या? प्रोडक्ट कुछ बनेगा तभी तो जा सकता है ना रिएक्शन बैकवर्ड। तो T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन सिर्फ कहाँ आ सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बैकवर्ड रिएक्शन होगा क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोला, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोला? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो क्या बोला, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आएगा तो क्या बोलेंगे,
बैकवर्ड। तो टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन ओनली क्या होगा, बोलो हाँ ना, रिएक्शन क्या होगा, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बोलो। तो टी इज इक्वल टू 0 पे मैं इधर लिखता हूँ आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और आर बी का मतलब रेट ऑफ, तो रेट ऑफ बैकवर्ड कितना होगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना होगा, मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना। इसके बाद का कोई एक टाइम t इज इक्वल टू T1 ले लिया, समझो 10 मोल थे, 1 मोल रिएक्ट कर गए, 10 मोल थे, 1 मोल क्या कर गए, तो कितने बचे, 9। रिएक्ट कितने करें, 1, तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1, तो कितने बनेंगे। अब t इज इक्वल टू T डैश पे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट का डिफरेंस कितना था 10 और यहाँ पे कितना हो गया 9 और 1 8, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आने का रेट कहाँ पे ज़्यादा था, t इज इक्वल टू 0 पे या t इज इक्वल टू T डैश पे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट कितना था 10, मतलब रिएक्टेंट का सबसे मैक्सिमम अमाउंट कब होता है, t इज इक्वल टू 0, तो रिएक्शन का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आने का रेट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट है क्या, नहीं, तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाने का रेट होगा क्या, नहीं, तो t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन का सिर्फ फॉरवर्ड जाने का रेट होता है, बैकवर्ड जाने का रेट कितना है 0। अब टाइम क्या हुआ 10 से 9, बोलो हाँ ना। अगर 10 to 9 हुआ तो क्या होगा कि अब ये रिएक्शन का फॉरवर्ड आने का रेट कम हो रहा है, लेकिन रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड आएगा, लेकिन एक चीज़ हुआ कि रिएक्शन का बैकवर्ड जाने का रेट क्या होगा, बढ़ा, बोलो। तो अभी भी t इज इक्वल टू T डैश पे इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम से तो क्या हो जाएगा, कम होगा, लेकिन अभी फॉरवर्ड हुआ, लेकिन एक चीज़ हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, बोलो हाँ ही ना। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कितना होगा बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा 2, क्यों लिखा, क्योंकि 10 से 8 हुए तो 2 मोल कम हुए, तो 2 मोल से 2 बनेंगे। तो देखो अब ये 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि विथ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या सबको समझ में आ रहा है, और टाइम के साथ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बोलो। एंड विथ टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या बेटा, इंक्रीजेस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा बेटा, ये 7 तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 6 तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 5 तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो कंटिन्यूसली टाइम के साथ ये 10 मोल से कितना हो गया 5 मोल, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रोडक्ट 0 से कितना हो गया 5, तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने से रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब एक वैसा टाइम आएगा कि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतने ही क्या जाएगा, मतलब टाइम के साथ जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो हाँ ना। उस टाइम के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई चेंजेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मतलब उस टाइम को ही हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का टाइम, क्या बोलते हैं, इस टाइम को ही क्या बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम, उस टाइम को ही क्या बोलेंगे टी, और टी इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो टाइम है जहाँ पे रिएक्शन का फॉरवर्ड आने का रेट और रिएक्शन के बैकवर्ड आने का रेट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। रिएक्शन का रेट का मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, दोनों इक्वल रेट से हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो दूसरा पॉइंट में अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। क्या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा क्या, तुम कहोगे सर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इस केस में यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इस टाइम के बाद लोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, तो देखो प्रोडक्ट बढ़ गया तो बैकवर्ड आने का चांस बढ़ गया। इससे पहले ये 6 ये 4 है तो किसका रेट ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड का रेट। अरे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड, और उससे पहले रिएक्शन कहाँ रहा है, फॉरवर्ड। तो तुम ये भी कह सकते हो सर कि इक्विलिब्रियम टाइम के बाद, ये कौन सा है टाइम, इक्विलिब्रियम टाइम, T इज इक्वल टू क्या है, T इक्विलिब्रियम,
तुम उसके बाद रिएक्शन के अगर किसी भी स्टेट को देखो और उससे पहले किसी को देखो, तो इक्विलिब्रियम से पहले का वो टाइम है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा किससे, और तुम किसी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा छेड़छाड़ करके इक्विलिब्रियम से आगे तक ले गए, कहाँ ले गए, आगे तक, तो इस टाइम के बाद क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड से ज़्यादा रेट ऑफ क्या होगा, बैकवर्ड। रिएक्शन जो ज़्यादा प्रोडक्ट बने वो रिएक्टेंट में आने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? चूंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल थे तो अमाउंट क्या हो गया, इक्वल। अगर इसके 1 मोल इसके 2 मोल बनाते तो प्रोडक्ट ज़्यादा होता, अगर इसके 2 मोल इसके 1 मोल बनाते तो रिएक्टेंट ज़्यादा होता। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। पहचानोगे कैसे इक्विलिब्रियम को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज होना बंद हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। मतलब जिस टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कलर, पीएच ये सब चेंज होना बंद हो जाए उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करूं, ग्राफ प्लॉट करूं। मैं पहले तुमको ग्राफ, बाद में इन सब चीज़ को पढ़ेंगे, समझना। इस बने हुए ग्राफ को छोड़ दो, हम यहाँ से बात करते हैं। ये अपना एक एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ रिएक्शन के रेट को। रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो हाँ ना। और इस एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ, तुम समझना। अब ये जो पॉइंट इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये वाई एक्सिस के लिए भी ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के लिए भी ओरिजिन है। अब मैं t इक्वल टू ओरिजिन पे आ जाऊँ तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन कहाँ जा रहा था, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ओनली फॉरवर्ड। और वो फॉरवर्ड का मैक्सिमम रेट था, अरे हाँ या ना बच्चे। तो इसका मैक्सिमम रेट कहाँ पे होगा, t इक्वल टू 0 पे, ये इसका सबसे मैक्सिमम रेट होगा। किसका मैक्सिमम रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड का सबसे मैक्सिमम रेट होगा। वहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड कितना होगा, 0। तो 0 क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब टाइम के साथ फॉरवर्ड का रेट कमेगा, बैकवर्ड का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और जिस टाइम के बाद दोनों का रेट इक्वल हो जाए उस टाइम को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो रेट कहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे। तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइम को क्या बोला, टी इक्विलिब्रियम। तो कभी भी किसी ग्राफ के अगर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करोगे तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपको ऐसा ही मिलेगा। और जिस टाइम के बाद रेट इक्वल हो जाए उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। मैं एक ग्राफ और प्लॉट करता हूँ, तो पहले समझना, पहले ग्राफ समझना। मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूँ। अब मैं क्या लेता हूँ, एक ग्राफ, इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है और प्रोडक्ट का। और इस एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और कर्व लेता हूँ, इस एक्सिस पे क्या लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, और इस एक्सिस पे क्या लेता हूँ, टाइम। अब तुम्हारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि मतलब इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन के किस स्टेट को बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब टाइम के साथ तुम समझना, t इक्वल टू 0 पे बताओ क्या होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तुम खुद बताओ। t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, t इक्वल टू 0 पे ओनली रिएक्टेंट होगा। और उस टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट ही मैक्सिमम होता है। तो समझो, अगर मैं दिखाऊं तो t इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितना होगा। अब नेचर ऑफ ग्राफ में मत जाना, बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। 12 वाले बच्चों को पता है। अब फर्स्ट ऑर्डर में कैसे डिक्रीज करता है, जीरो ऑर्डर में कैसे करता है, सेकंड ऑर्डर में कैसे करता है, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है रिएक्शन। तुम्हें ये इसके बाद वो पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके बाद ये पढ़ा था, लेकिन समझ में आ रहा होगा। चलो, टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैं ग्राफ ऐसा लेता हूँ, ध्यान से समझना। क्या ये ग्राफ सही है या गलत है? मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। मेरा क्वेश्चन था, हर में देखो
ऊपर से जो कम हो रहा है वो रिएक्टेंट है, नीचे से जो बढ़ रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। क्या गलत कह रहा हूँ? जो ब्लू कलर की लाइन है मैंने रिएक्टेंट को दिखाने की कोशिश की है, तो ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, ये भी तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट, ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट। हर केस में तो यही है, तुमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा। अब कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, तुम्हें सोच करके बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है और इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो तुम कहोगे सर इसमें तीनों ग्राफ सही है, तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है और केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट का ग्राफ सही है। अब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा तो टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब उस टाइम के साथ उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बोलो, इसमें देखो यहाँ पे भी इसका अमाउंट टाइम के साथ कांस्टेंट है और यहाँ पे भी इसका अमाउंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये जो टाइम है इस टाइम को क्या बोल सकते हैं, टी इक्विलिब्रियम। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा रह गया, होता भी है। किस टाइप के रिएक्शन के लिए होगा, जहाँ पे रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है 3A गिव्स B, देखो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 3, प्रोडक्ट का कितना है, 1। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। इस केस में देखो एक टाइम के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल, और टाइम के साथ चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो इस टाइम में ये जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, टी इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो किस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्या इस पॉइंट पे, नहीं। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर गया। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के बाद चेंज नहीं करते हैं, तो किस पॉइंट के बाद, देखो यहाँ पे, देखो यही है ना, तो ये टाइम कौन सा है, बोलो हाँ या ना। इसके लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में A गिव्स 3B। तो अगर तुम रेट वर्सेस टाइम की बात करोगे तो ग्राफ ऐसा होगा, और तुम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करोगे तो ये तीनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को। बोलो हाँ ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश्ड होगा तो रिएक्शन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। उस टाइम के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ग्रेटर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। बोलो हाँ ना। क्या हर एक बच्चों को इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब आ जाओ इसका डिफिनेशन वगैरह एक बार तुम पढ़ लो, जहाँ पे मेरा कोई यूज नहीं है। कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रिवर्सेबल रिएक्शन इज दैट इट ऑलवेज अटेन क्या बेटा, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कंसिडर ए जनरल रिवर्सेबल रिएक्शन इन ए क्लोज वेसल्स A प्लस बी गिव्स क्या बेटा, C प्लस डी। तो ये रिएक्शन जब A प्लस बी गिव्स C प्लस देगा इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। एंड जब C प्लस डी A प्लस बी देगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ। तो RF रेट ऑफ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट किस में आएगा, प्रोडक्ट में, और बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट किस में आएगा। बोलो ना हाँ या ना। फिर दूसरा है इनिशियली रिएक्शन बिगिंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट as the concentration of product increases. Initially reaction begins in forward direction but as the concentration of product increases reaction also begins to occurs in क्या बेटा, backward direction. At certain stage rate of forward reaction become equal to rate of क्या बेटा, उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। जितनी कहानी मैं तुमको सुनाया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम एक बार खुद से भी पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। फिर कहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। बोलो हाई ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंजेस विथ द टाइम। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो, पीएच हो, कलर हो, टेम्परेचर हो, ये सब रिएक्शन का चेंज नहीं करेगा। एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकेंड इन फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच इज डिसअपियर पर सेकेंड इन द क्या बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन।
यही कह रहा है एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतने ही प्रोडक्ट वापस में किस में आ जाएंगे, रिएक्टेंट में आ जाएंगे। बोलो ना हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब बताओ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्या बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पढ़ के पहला पॉइंट देख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप बट एक्चुअली टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विथ क्या बेटा, सेम स्पीड। कोई ऐसा लाइन स्टेटमेंट है जो तुम नया पढ़ रहे हो? सेकेंड स्टेट देखो, इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अपीयर इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों हो सकता है। HI गिव्स H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 गिव्स क्या बेटा, HI। At equilibrium each reactant and product have constant concentration and this is independent of the fact whether the reaction state from forward direction और क्या बेटा, backward direction। ये सिंपल कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा दोनों डायरेक्शन से। रिएक्शन तुम रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, रिएक्शन फॉरवर्ड से इनिशिएट हो या बैकवर्ड से, स्टेट किस स्टेट को पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम को। कभी भी किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को कैटालिस्ट इफेक्ट नहीं करेगा। कैटालिस्ट रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा या स्लो करेगा। फास्ट या स्लो का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पहुंचने में अगर 10 सेकंड लग रहा है तो अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट डालोगे तो रिएक्शन 4 सेकंड में इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, या नेगेटिव कैटालिस्ट है तो 10 के बजाय 15 सेकंड में पहुंचेगा। रिएक्शन का स्पीड फास्ट एंड स्लो हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट को कभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी वगैरह है, ये सब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन क्या बेटा, सेम फेज। ये ऑलरेडी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि होमोजीनियस का मतलब होता है ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। इक्विलिब्रियम दोनों स्टेज में एस्टेब्लिश हो सकता है, होमोजीनियस में भी और हेट्रोजीनियस में। अगर होमोजीनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे, हेट्रोजीनियस है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो कल के क्लास में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन, और मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था, और आज की क्लास में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। बोलो हाँ या ना? फिर एक चीज़ देखा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ क्या बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेट? तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, कितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और बैकवर्ड का मतलब कितना ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, रेट। फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कब ज़्यादा होगा, जब रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में यही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास सेक्शन। इतनी समझ में आया आपको? थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।